नमस्कार। इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इस समय है और रहेगा। निर्मला सीतारमन जी का, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, इसलिए हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेंगे। और ये चीज 2047 तक रही अगर, तो हम डेवलप कंट्री बन जाएंगे। डेवलप कंट्री इन द सेंस कि हम टॉप 3 इकोनॉमीज में होंगे। हो सकता है हम मतलब टॉप 3 इकोनॉमीज में होंगे का मतलब ये भी है कि हो सकता है हम सेकंड लार्जेस्ट बन जाएं या फर्स्ट बन जाएं। इन सब चीजों पे बात करेंगे। हमारे साथ संजय मीठा जी, जो कि खुद ही एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में और इकोनॉमी में। ये इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, इंडिया में इन्वेस्टमेंट लाते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर, एक चीज, निर्मला जी को ये बोला जा रहा था कि सबसे वीक फाइनेंस मिनिस्टर, 8वां बजट दे दिया पीएचडी इकोनॉमिक्स में। मैडम इस बार जो बजट लाई है बहुत चमत्कारी। अच्छा, ये चीज क्या अच्छा, इस बजट का नतीजा दिल्ली का इलेक्शन जीतना, सीधे सीधे दिल्ली का इलेक्शन। अगर बीजेपी, इफ बीजेपी हैज दिल्ली इन इट्स किटी, द क्रेडिट गोज टू निर्मला जी, क्योंकि दिल्ली में एक बहुत बड़ा मिडिल क्लास है और उस मिडिल क्लास को 12 लाख वाली सीलिंग बहुत पसंद आई। सर, एक चीज कि क्या वाकई में फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग हैं कि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगा? रोहित जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। देखिए, अगर पिछले 3 साल के आंकड़े हम देखें तो इंडिया में लगातार 8% या 8% से थोड़ी सी ज्यादा जीडीपी ग्रोथ हुई है। और ये पिछले 3 साल में जो 36 महीने हैं, 36 महीने में 3-3 महीने के दो ऐसे दो दो बार ऐसा टाइम भी आया है जहां पे जो जीडीपी ग्रोथ है वो 5.4% तक भी नीचे गिरी है। और उसके बावजूद भी 8% की जो जीडीपी ग्रोथ है वो एवरेज में मेंटेन करने में इंडिया कामयाब हुई है। तो दैट मीन्स अगर 3-3 महीने के दो बार ही ऐसा पीरियड आया जहाँ पे एक सडन डिप आया इकोनॉमी में जीडीपी ग्रोथ का, तो उससे इमीडिएटली नेक्स्ट क्वार्टर में उसने रिकवर भी करा। उससे कई गुना ज्यादा उसने ग्रोथ दिखाई उसके बाद के क्वार्टर्स में, जिसकी वजह से जो एवरेज जो था जीडीपी ग्रोथ 8% मेंटेन हुआ। अदरवाइज अगर वो डिप रिकवरी नहीं होती तो शायद 8% कभी मेंटेन नहीं हो पाता, वो हो सकता है 6% होता है या 7% होता। तो यही चीज दिखाती है कि अगर फास्ट रिकवरी हुई है तो इसका मतलब इकोनॉमी के जो फंडामेंटल्स है वो बहुत स्ट्रांग है। और वो फंडामेंटल स्ट्रांग तभी होते हैं जब गवर्नमेंट की एक स्ट्रांग इकोनॉमिक पॉलिसी होती है। अब निर्मला सीतारमन को बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जो कि इनके बारे में गलत बोलते रहे कि इनको हटाना चाहिए, इसका दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर हटाना चाहिए, इंडिया की ग्रोथ के लिए इनकी जो पॉलिसी है वो ठीक नहीं है। तो देखिए, पॉलिसीज तो किसी को खुश करने के लिए बनाई नहीं जाती है। इन द सेंस की तो दुनिया मतलब इंडिया का वीक इकोनॉमिक पॉलिसी अगर लेके आ जाए तो अपने आप को लुटवा के बैठ जाएगी पूरी दुनिया के सामने। दुनिया में इतना कठोर कंपटीशन होता है, इतना टफ कंपटीशन होता है, उसके अंदर बनाए रहने के लिए आपको टफ डिसीजन भी लेने पड़ते हैं, टफ इकोनॉमिक पॉलिसी भी लानी पड़ती है। और निर्मला सीतारमन उस प्रकार की इकोनॉमिस्ट है जो कि टफ डिसीजन लेने में कतराती नहीं है, पीछे नहीं हटती, और टफ इकोनॉमिक पॉलिसीज को भी इम्प्लीमेंट करने में पीछे नहीं हटती। और जब जरूरत पड़ी कि हमने उन लोगों को बेनिफिट ट्रांसफर करना है तो उन्होंने अब की बार बजट में देखा कि इनकम टैक्स के स्लैब को बढ़ा के 7 लाख से 12 लाख करके लोगों को, इंडिया के मिडिल क्लास को बहुत बड़ा बेनिफिट भी ट्रांसफर करा। तो जहां पे जरूरत पड़ी लोगों को बेनिफिट देने के लिए उन्होंने बेनिफिट भी दिया। मगर उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे उनके जो की बारी बजट के अंदर उनकी स्पीच में उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें बताई जिसमें इंडिया की इकोनॉमी आने वाले दिनों में और स्ट्रांग होगी, चाहे वो डिफेंस के फील्ड में हो, न्यूक्लियर एनर्जी के फील्ड में हो, इन्वेस्टमेंट्स के फील्ड में हो, आपके बैंकिंग सिस्टम्स के फील्ड में हो, शिप बिल्डिंग के फील्ड में हो, एजुकेशन के फील्ड में हो। मतलब मैं नाम गिनवाता चला जाऊंगा, वो खत्म होने का नाम नहीं लेंगे। तो इतनी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो वो तभी वो सब कुछ कर पाएगी। पिछले इतने सालों से जो फंडामेंटल्स को स्ट्रांगली उन्होंने मेंटेन करके रखा, उसको उसको समय समय पे उसको स्टडी करता रहेगी, जो उन्होंने पॉलिसी लेके आए हैं उसका इफेक्ट कैसे आ रहा है। बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो इसके आंकड़े देते हैं, इनको सजेशंस देते हैं, इनको गाइडेंस देते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री को। उनको सबको मद्देनजर रखते हुए उनसे टाइम टू टाइम अपनी जो पीरियोडिक मीटिंग्स करने के बाद में अगर जरूरत पड़ती है तो बीच में वो इंटरफेयर भी करके एक सब बजट भी ला देते हैं, एक सबलेट बजट भी ला देते हैं, एक सप्लीमेंट्री बजट भी ला देते हैं। वो इसलिए लाया जाता है कि अगर कुछ तकलीफ आ रही है तो उसको सही करा जाए।
उसको करेक्शन को लाया जाए। तो उन सब चीजों को समय समय पे कर दे रहे हैं। जब भी ये सप्लीमेंट्री बजट लेके आते थे तो ऑपोजिशन शो में जाती थी कि मेन बजट में जब आपने सब कुछ दे दिया तो सप्लीमेंट्री बजट लाने की जरूरत क्या पड़ी, इसका मतलब ये आपका फेलियर है। तो ये फेलियर नहीं होता, ये करेक्शन करना पड़ता है। और जब ऑपोजिशन की भी जब कंट्री को रूल कर रही थी वो भी बीच बीच में सप्लीमेंट्री बजट लाती थी करेक्शन करने के लिए। तो सेम चीज इनकी गवर्नमेंट ने भी करा। इनकी गवर्नमेंट ने थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव होकर करा, ज्यादा प्रोएक्टिव होकर करा, और उस चीज को ढील ढील नहीं दी कि भैया ये जो चीज गलत हो रही है उसको वॉच करो, देखो, नहीं, उसको इमीडिएट एक्शन लिया और उसको ठीक करने की कोशिश करी। तो ये फंडामेंटल्स हमारी इकोनॉमी के बहुत स्ट्रांग है। हमारे यहाँ का बैंकिंग सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी आज लगातार ग्रोथ ग्रोथ अपने 8% बनाए हुए है। राइट अच्छा सर, एक चीज, 8% की ग्रोथ, साथ में ये बोल रहे हैं कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो उस पर 7.2% की ग्रोथ मिल रही है। फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी बोला कि ऑलरेडी टेकन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू 61.8% ऑफ द नॉमिनल जीडीपी, व्हिच इज द हाईएस्ट सिंस 2000 टू 2003। ये सारे आंकड़े जो हैं, ये सारे आंकड़े कहीं इकोनॉमिक्स को समझ सकते हैं, लेकिन हम इसको नहीं समझ पाते हैं। ये इन आंकड़ों से बाहर निकल के इकोनॉमी को बूस्ट मिल कैसे रहा है, क्या कहां से मिल रहा है, कौन से सेक्टर्स हैं जो कि इकोनॉमी को बूस्ट दे रहे हैं? रोहित जी, बहुत इसके पीछे बहुत सिंपल लॉजिक होता है कि देखिए, कुछ जो कुछ भी इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है वो गुड्स के फॉर्म में प्रोड्यूस करती है। और बहुत जितने भी प्रोफेशनल्स मार्केट में जो भी इंडस्ट्री के अंदर देते हैं वो अपने प्रोफेशनल सर्विसेज के हिसाब से अपनी सर्विसेज देते हैं। दैट मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की कंजम्पशन होती है। कंज्यूम करने वाला कौन होता है? या तो इंडस्ट्री वाले कंज्यूम करने वाले होते हैं, या जो आम मिडिल क्लास होती है, लो क्लास होती है, हाई क्लास होती है, वो अपनी पॉकेट के हिसाब से गुड्स को कंज्यूम करते हैं, अपनी अपनी परचेजिंग पावर के हिसाब से अपने गुड्स को कंज्यूम करते हैं। तो ये जो आंकड़े दिए हैं ये बेसिकली उसी पे बेस बता रहे हैं कि अगर अगर इंडिया 100 पॉइंट्स अगर दिए या 100% इंडिया को पॉइंट्स दिए हैं, तो इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ जो 8% लगातार बनी हुई है, सपोज कीजिए, मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर क्वेश्चन पेपर में 100 नंबर का अगर क्वेश्चन पेपर आया है, तो उसके अंदर जो 68% जो मार्क्स है वो उस सेक्शन ऑफ इकोनॉमी ने लिया जो गुड्स एंड सर्विस को सबसे ज्यादा कंज्यूम कर रही है। दैट मींस अब हमारी इकोनॉमी में 61.8% या 62% जो ग्रोथ है वो कंजम्पशन की वजह से हुई है, लोगों की गुड्स एंड सर्विस की कंजम्पशन की वजह से हुई है। तो दैट मींस इकोनॉमी के अंदर जो लोगों का परचेजिंग पावर है वो पहले से कई गुना ज्यादा इंक्रीज हुई है, तभी तो कंजम्पशन हुई है गुड्स एंड सर्विसेज की। तभी तो वो इकोनॉमी का मेजर एक पोर्शन, जीडीपी ग्रोथ का मेजर पोर्शन बनी है आपका ऑलमोस्ट 62%। बाकी चीजें जो कंज्यूम होती है, जो सेल में होती है इंडिया की तरफ से, जैसे डिफेंस इक्विपमेंट इंडिया सेल करा, वो तो एक्सपोर्ट करा, ठीक है ना। इंडिया ने अपने अपने लिए भी बनाया, वर्ल्ड के लिए भी बनाया। और भी बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो एक्सपोर्ट करती है वर्ल्ड ओवर। ये सब डोमेस्टिक कंजम्पशन की जो बात कर रही है कि इंडिया की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है कि इंडिया की इकोनॉमी का 62% जो है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन पे बेस्ड है। दैट मीन इंडिया अगर सपोज कीजिए कल को एक्सपोर्ट थोड़ी वो कम ज्यादा होती भी है इंडिया की, तो इंडिया को घबराने की जरूरत नहीं है। इंडिया की जो 8% जो जीडीपी ग्रोथ है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन पे ज्यादा निर्भर है, ना कि एक्सपोर्ट पर। राइट, बिल्कुल सही, डोमेस्टिक कंजम्पशन पे निर्भर है। अच्छा सर, एक चीज और कि क्या निर्मला जी ये इंडिकेट कर रही हैं कि हम अगले साल थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाने चाहिए? हाँ, देखिए, ऑलमोस्ट देखिए, जैसे ही हम 5 ट्रिलियन की टर्नओवर पे या जीडीपी ग्रोथ पे पहुंचेंगे, हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे ओवरऑल, तो हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी पहुंच जाएंगे। और इस वक्त लगभग लगभग 4 या 4 से थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा, फिगर चल रहे होंगे। तो हम लगभग फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी पे तो हो गया, अभी तो डिक्लेयर नहीं करा गवर्नमेंट को उस चीज के लिए। हम फिफ्थ से फोर्थ पे लगभग लगभग आ चुके हैं। अब सिर्फ लगभग लगभग थोड़ा सा ही और ग्रोथ अगर मिल जाती है, इंडिया को 1 ट्रिलियन की टर्नओवर और बढ़ जाती है या ग्रोथ और मिल जाती है, तो इंडिया बेसिकली वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। देखिए, एक चीज और मैं इसमें बताना चाहूंगा रोहित जी। देखिए, बोला जा रहा है कि 2047 तक इंडिया की 10 ट्रिलियन इकोनॉमी होनी चाहिए। इंडिया सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड की बन जाएगी। हो सकता है सेकंड ही बन जाए। अब आज की डेट में देखिए,
जो वर्ल्ड की जो सबसे बिगेस्ट इकोनॉमी है वो यूएसए मानी जाती है, 25-26 ट्रिलियन की उसकी 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 वर्थ है, मतलब आज की डेट में उसकी इकोनॉमी की। नंबर 2 पे आपकी 16 या 18 ट्रिलियन की वर्थ मानी जाती है चाइनीज इकोनॉमी की। नंबर 3 पे अभी जैसे अब पहुंच जाएगी नेक्स्ट ईयर तक, मैक्सिमम नेक्स्ट ईयर के एंड तक पहुंच जाना चाहिए, 2026 के एंड तक पहुंच जाना चाहिए इंडिया को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक था। तो नेक्स्ट ईयर रहेगा 2026, दैट मीन 2047, अभी 10 साल और दूर है उसके, उससे आगे। तो अगले 2047 तक अगर अगर ये मान के चलते हैं रोहित जी कि अमेरिका विल स्टिल बी नंबर 1 इकोनॉमी 25-26 ट्रिलियन की, और इंडिया 10 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंच जाएगा, तो डेट मीन चाइना 16 ट्रिलियन पे नहीं रहेगा, चाइना भी 10 ट्रिलियन की। चाइना अगर इंडिया बढ़ेगी तो लॉस किसका होगा? लॉस में चाइना का होगा। ग्रोथ किसकी डाउन जाएगी? चाइना की डाउन जाएगी। दैट मीन्स वर्ल्ड की पॉपुलेशन तो उतनी है, वर्ल्ड की कंजम्पशन भी उतनी ही है। तो दैट मीन्स चाइना 10 ट्रिलियन टू 16 या 18 ट्रिलियन से गिर के 10-12 ट्रिलियन पे आ जाएगी, इंडिया भी लगभग उतना ही पहुंच जाएगी 2047 तक। तो उस हिसाब से देखा जाए, उस रेस में अगर देखा जाए, तो हो सकता है इंडिया नंबर 2 भी बन जाएगी, या नंबर 3 पोजीशन को बहुत स्ट्रांगली मेंटेन करेगी। तो और उसकी ग्रोथ स्टोरी फिर उससे आगे जो बढ़ेगी, तो वो चाइना को भी पिछाड़ सकती है। राइट राइट, बिल्कुल सही सर। और इकोनॉमी हम जल्दी ही इस पे भी नजर रखेंगे, क्या हमारे आउटलुक है इकोनॉमी पे, और जैसे ही हम आगे बढ़ पाएंगे हमारी कंपेयरिंग नजर होगी चाइना की इकोनॉमी पे भी और इंडिया की इकोनॉमी पे भी। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग, जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय